अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। पाकिस्तान की मईशत के अंदर काफ़ी चीज़ें हमें पॉजिटिव एंगल्स पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान के खसारे का कम होना और पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर उस वक्त हो रही हैं जब मईशत पाकिस्तान कोरोना वायरस के पेंडेमिक से बाहर आना शुरू हो गई है और ग्रेजुअली अपना इम्पैक्ट मईशत जो है वो डालना शुरू कर चुकी है इस वक्त अपनी कारोबारी सरगर्मियों के ऊपर। एक जानिब कारोबारी सरगर्मियाँ जो है मुकम्मल तौर पर बहाल होती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं पर दूसरी जानिब आम मामूलाती ज़िंदगी भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान अंदर बहाल हो गई है। इन्हीं सारी चीज़ों के पेश नज़र हमने देखा कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर आते हुए मुस्बित असरात ने मईशत पाकिस्तान को एक ऐसा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है या एक ऐसा सिनेरियो दिखा रही है कि जिससे लगता है कि पाकिस्तान की मईशत आने वाले कुछ माह के अंदर काफ़ी हद तक के प्रोग्रेस कर सकती है मुस्बित इकदाम की तरफ। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की मईशत के अंदर आना जो है एक मुस्बित इकदाम है और पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो है, जबकि खित्ते की सूरत हाल के अंदर कोरोना वायरस अभी भी जो है वो जड़ें पकड़ता जा रहा है। अगर हम देखें तो हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, बिलखुसूस इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस बहुत तेज़ी से अभी भी बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि रिकॉर्ड केसेस जो है वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। मगर वहीं पे पाकिस्तान ने जो है अपने बरवक्त हिकमत अमली तैयार करके जो इस वक्त इकदाम किए थे उसको ना सिर्फ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सराहा था बल्कि आलमी कम्युनिटी भी यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है वो उसको बड़ी सराहा रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए हैं इसके ऊपर वो बहुत खुश आइन है और पाकिस्तान को इस पेंडेमिक से निकालने में एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया है उन स्टेप्स ने। ये तो थी सारी एक कुछ न्यूज़ जिसकी बेसिस पे हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था गुज़िश्ता साल जुलाई के माह के अंदर तकरीबन 600 बिलियन रुपीस 600 से जो ऊपर था। वहीं के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो ये डेफिसिट था वो इस वक्त सरप्लस में कन्वर्ट हो गया, यानी $424 मिलियन का सरप्लस पाकिस्तान का जुलाई के महीने में रिपोर्ट हो गया। ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है। साथ ही साथ हम बात करें कि पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस का फ्लो हुआ है वो भी जुलाई टू जुलाई के महीने के अंदर अगर रिपोर्ट किया जाए तो उसके अंदर भी 36% का इजाफा देखने में आया है और पाकिस्तान ने जो रेमिटेंसेस मौसूल की हैं उसका हजम तकरीबन $2.7 बिलियन का रिपोर्ट किया गया है जुलाई के महीने के अंदर। तो ये एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर हमको ये सारी एक डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है, एक कॉन्फिडेंस बहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दूसरी जानिब जहाँ आलमी मालियाती इदारे जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है, चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस है, इनकी जानिब से भी पाकिस्तान के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। उनका मानना ये है, IMF का और IIF का जो है मानना ये है कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर जैसे कोरोना वायरस के पेंडेमिक से पाकिस्तान बाहर आ रहा है तो इसके बाद पाकिस्तान की मईशत जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी उसके अंदर एक्सपेंशन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है या ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की जानिब से कहा जा रहा है कि मईशत पाकिस्तान जो है वो अगले साल यानी 2020-21 के अंदर ये जो इसकी ग्रोथ है, GDP ग्रोथ है या ग्रोथ की शरह है वो तकरीबन 1.8% से ऊपर की रिपोर्ट की जाएगी। अभी कुछ माह पहले जब कोरोना वायरस की पेंडेमिक की वजह से मईशत पाकिस्तान के अंदर कारोबारी ज़िंदगी जो है पूरी तरीके से मुतासर हुई थी तो ऐसे ही कुछ मानना वर्ल्ड बैंक का भी था, IMF का भी था कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो है वो ग्रोथ जो है वो डेक्लाइन फेज़ के अंदर जाएगी या फिर पाकिस्तान की मईशत डेक्लाइनिंग फेज़ की जो है GDP ग्रोथ रिपोर्ट करेगी, यानी मनफी भी रिपोर्ट कर सकती थी। वहीं पर दूसरी जानिब IIF की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि रवा माली साल जो है वो GDP की जो ग्रोथ है वो 1.8% से भी ऊपर जाने का अंदिया दिया जा रहा है। तो ये सारे इक़दाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किए जा रहे हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बात की जा रही है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो है वो फ़आल बनाने के लिए, उसके अंदर डेवलपमेंट करने के लिए और उसको जो है बर वक्त रिस्पॉन्ड करने के लिए एक ऐसा इदारा बनाया जा रहा है। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम कर रही है। ये तो सारे कुछ ऐसे जो तनाजुर के अंदर हमने बात की कि हाई एंड्स के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम कर रही है और साथ ही साथ FATF के ऊपर भी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने बिल्स को पास किया है उसके अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में लाया जाए। अगर ऐसा करने में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कामयाब हो जाती है और मनी लॉन्ड्रिंग को खात्मे के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उसको इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की जानिब से पजीराई मिलती है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है
तो मईशत पाकिस्तान के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए पूरा एक नया बाब खुल जाएगा जो पाकिस्तान को डेवलपमेंट की हदें छूने के लिए काफ़ी होगा। तो इन सारी सूरत हाल के साथ हम देखें, बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव नोट्स के ऊपर आ रही हैं। वहीं पर दूसरी जानिब कराची जो कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब भी माना जाता है, तमाम कम्युनिटीज़ के रहने वाले लोग, चाहे वो कोई भी ज़बान में बोलते हों, चाहे वो पश्तो हों, बलोच हों, सिंधी हों, महाजिर हों, मेमन हों, चाहे वो उसके अंदर पंजाबी हों, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, यकीनन कराची सबके लिए जो है वो एक अहम नुक्ता नज़र रहा है। चाहे वो कारोबार के लिए बात की जाए, चाहे वो आम जिंदगी के लिए बात की जाए, चाहे वो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हवाले से बात की जाए, ये वो कराची है जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान के लोग जो है अपने किरदार अदा करते थे। कराची के साथ अपने उनके एक रिश्ता बना हुआ था। वहीं पर कुछ दिन पहले जो बारिश ने कराची की सूरत हाल को इस तरीके से झंझोड़ के रख दिया कि हर बंदा जो कराची में रहता है उसकी ज़िंदगी जो है वो एक तल्ख ज़िंदगी बन के रह गई। अगर आप बात करेंगे पानी की सतह का बढ़ जाना, पानी घरों के अंदर दाखिल हो जाना, साथ ही साथ हम बात करें कि मोबाइल नेटवर्क्स का इसके अंदर मुतासिर होना, बिजली का तकरीबन 72 घंटे से ज़ायद गायब रहना, तो ये एक बहुत बड़ा लम्हे फ़िक्र है हुक्मरान वक्त के लिए कि कराची जैसा फाइनेंशियल हब जो कि तमाम सूबों के रहने वालों के लिए एक पसंदीदा जगह थी, कारोबार के हवाले से बात करें, चाहे कम्युनिटी के हवाले से बात करें, चाहे रिलेशनशिप के हवाले से बात करें, चाहे सोशल डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, तमाम पाकिस्तान के रहने वाले कराची को जो है बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं और यहाँ पे अपना कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपनी कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए, अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए सब अपने अपने एक रोल प्ले करते हैं। वहीं पर आज कराची के जो रहने वाले अवाम है, चाहे वो किसी भी जो है सूबे से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ज़बान बोलने वाले हों, तो उनके लिए कराची एक बहुत अहमियत का हामिल है। सब ने कराची को अपना एक जो है सब ने अपना एक रोल प्ले किया है और कराची ने भी उनको डिलीवर करके दिया है। तो ये ऐसी इनके कराची के साथ एक सिचुएशन होती चली जा रही है कि लगता यह है कि कराची के अंदर कोई पुरसान हाल ही नहीं है। गरचे सिंध गवर्नमेंट भी काम कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी काम कर रही है, मगर इस तरीके से इस वक्त बारिश के बाद जो तबाही आई है कि इसके ऊपर कहना कुछ कबल अज़ वक्त है कि ये तबाही कब ख़त्म होगी, कब जो है वो बिजली बहाल होगी कराची के अंदर, कब मोबाइल नेटवर्क मुकम्मल तौर पर बहाल होंगे, कब जो है ये पानी शहर से निकल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र है हुक्मरान वक्त के लिए, मौजूदा गवर्नमेंट के लिए कि कराची के ऊपर प्लीज़ तवज्जो दें कि कराची जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक फाइनेंशियल हब के तौर पे भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, अपनी अहमियत अपनी आप रखता है कराची। मगर ये इसके बाद हमने देखा है गुज़िश्ता कुछ सालों से कराची जो है वो बिल्कुल लावारिसों की तरह पड़ा हुआ है, ना ही इसके अंदर कोई ऐसी सरगर्मी हमको होती हुई दिखाई दे रही है, ना ही कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्कि जो प्रोजेक्ट पिछली गवर्नमेंट्स ने स्टार्ट भी किए थे, जिसको मेट्रो प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, या सर्कुलर रेलवेज़ के लिए जो सिंध हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके ऊपर कहा था कि इसको बर वक्त मुकम्मल किया जाए, कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होती हुई नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर। तो ये एक वो ऐसी चीज़ है कि लगता यह है कि शायद कराची जो है वो इस वक्त वफाक की तरफ, सूबों की तरफ, सूबाई हुकूमतों की तरफ देख रहा है कि प्लीज़ इसके लिए कुछ ना कुछ इक़दाम किए जाएँ ताकि इसके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, ताकि कराची के अंदर वही इसी तरीके से ज़िंदगी वापस बहाल हो जाए जो 80 और 90 की दहाई के अंदर कराची को एक पॉपुलर सिटी के नाम से जाना जाता था। तो हम अपनी इस चैनल के तवज्जुह से गुजारिश कर सकते हैं हुक्मरान वक्त के साथ, सूबाई गवर्नमेंट के साथ, कि वो अपना काम तो बखूबी तौर पे अंजाम दे रहे हैं, मगर इसके पेस को आगे बढ़ाना होगा। और इसके बाद जो तबाही मची हुई है, बिलखुसूस जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हुआ है, साथ ही साथ मवासलात का निज़ाम तबाह हुआ है, इसको भी बनाना अब उनकी ज़िम्मेदारी है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है वफाक के पास भी, सूबाई गवर्नमेंट्स के पास भी, कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल हब यानी कराची है, इसकी डेवलपमेंट के लिए जो है खुसूसी तौर पर सोचें और इसको जो है वो ऐसे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या प्लान्स लेके हैं जिसके तहत कराची की जो हुस्न वापस उसी लेवल्स पर आ जाए, इस लेवल्स पर हुआ करता था। इन सारी न्यूज़ के बाद हम इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर बात करते हैं कि इस वक्त अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर बात करें तो क्रूड की सबसे पहले बात करते हैं। क्रूड तकरीबन 51 सेंट्स प्लस होने के बाद 43.48 US डॉलर पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 60 सेंट प्लस होने के बाद 46.41 US डॉलर पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है।
गोल्ड तकरीबन $1 प्लस होने के बाद 1976 यूएस डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 0.5 यूएस डॉलर प्लस होने के बाद 28.320 यूएस डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 0.53 यूएस डॉलर प्लस होने के बाद 28.32 यूएस डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पे हमने ये देखा कि गोल्ड और सिल्वर इस वक्त थोड़ा सा करेक्शन फेस के अंदर आए थे और उन्होंने यहाँ पे एक जो 1950 का जो बेंचमार्क को थोड़ा सा अपसाइड पे मूव दिखाया है, मगर ऑयल के अंदर हमने देखा कि मुसलसल तेज़ी के रुझान आते दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने जो है अक्टूबर के अंदर ये अंदिया दिया है कि जो सितंबर में 5% प्रोडक्शन कट के ऊपर वो जा रहे थे, तो उन्होंने अपने कस्टमर्स को इस बात के ऊपर बावर कराया है कि अक्टूबर के महीने के अंदर अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी जो है वो 30% सप्लाई कट करेगी। तो जिसकी वजह से ओपेक के तहत एग्रीमेंट के तहत ये किया जा रहा है और ऑयल के अंदर एक मुस्बित इकदाम होता हुआ दिखाई दे रहा है, या एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है कि ऑयल यहां से जो है पॉजिटिव मूव के साथ आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि चाइना में भी ये देखा गया है कि चाइनीज़ ऑयल जो है उसके प्राइस भी तकरीबन 1% से इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये एक ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ऑयल की डिमांड जो है मार्केट के अंदर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर हम अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट यानी API का मुवाजना करते हैं तो गुज़िश्ता 3 हफ्तों से हम ये देखें कि जो फोरकास्टेड इन्वेंट्री थी, यानी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जो है डिमांड इतनी तेज़ी से ना बढ़े, मगर वो API की जो इन्वेंट्री रिपोर्ट है उसमें कंटिन्यूसली 3 हफ्तों से जो है इन्वेंट्री नेगेटिव में आ रही है और फोरकास्ट से ज़्यादा ही नेगेटिव में आ रही है। यानी लास्ट टाइम भी हमने देखा कि 4.3 से मिलियन बैरल की नेगेटिव हमने एक्सपेक्ट किया था, मगर वहाँ पे जो आई वो 4.5 मिलियन बैरल की नेगेटिव हमारी इन्वेंट्री आई, यानी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑयल मार्केट्स के अंदर हमने देखा कि जो डिमांड है वो कोरोना वायरस के बाद या कोविड-19 के बाद डिमांड अपने आप को स्टेबल और मुस्तहकम करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे ही कुछ मानना ओपेक प्लस के मेंबरान का भी है कि सितंबर अक्टूबर के बाद से आलमी मईशतों के अंदर जो एक पैनिक सी सिचुएशन थी ऑयल को लेके या ऑयल की डिमांड्स को लेके, वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो उसके असरात हमें अभी से दिखाई देना शुरू हो रहे हैं और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने भी इसका अपना अंदिया दिया है कि वो भी अपना एक रोल प्ले करेगा प्रोडक्शन कट के अंदर, जो कि अभी 5% प्रोडक्शन कट के ऊपर है, तो 30% प्रोडक्शन कट के ऊपर जाएगा अक्टूबर के महीने के अंदर। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल सिनेरियोज के ऊपर हम देख रहे हैं कि ऑयल इस वक्त थोड़ा सा 38 to 42 यूएस डॉलर के दरमियान अपने आप को सस्टेन कर रहा था, अब 42 से 46 यूएस डॉलर के दरमियान के एक लेवल्स को मेंटेन कर रहा है। तो ये सारी सूरत हाल के पेश नज़र एक्सपेक्ट ये करते हैं कि शायद ऑयल यहाँ से रिबाउंड करके अभी मज़ीद अपसाइड की तरफ जाएगा, मगर ये कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी इस वक्त जो है आलमी मार्केट्स के अंदर इस वक्त सिनेरियो बड़ा ही ज़्यादा कशीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इजराइल से जो है वो पहला जहाज़ कमर्शियल फ़्लाइट जो है वो अबू धाबी या दुबई के लिए जा रही है, मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए जा रही है, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो जैरेड कुश्नर जो है वो भी उसके अंदर बैठे हुए हैं। तो ये जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सऊदी अरब की हुदूद से इजाज़त मांगी है कि ट्रैवल करने की। तो उसकी वजह यह है कि अगर ये डायरेक्ट ऊपर से जाते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर तो तकरीबन 5 घंटे का सफ़र है, और अगर ये सऊदी अरब के हुदूद के ऊपर से जाते हैं तो तकरीबन 3 घंटे के अंदर इस सफ़र मुकम्मल हो जाएगा। तो सऊदी गवर्नमेंट ने भी इसको इसलिए इजाज़त दी है, सऊदी गवर्नमेंट का मानना यह है कि हमने इजाज़त इसलिए दी है क्योंकि इसके अंदर जो हाई लेवल्स के लोग जा रहे हैं और इसके ऊपर जो है हाई एंड्स के ऊपर उनसे बात की गई है। देखना ये होगा कि सऊदी अरब का क्या रोल होगा, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात जो अभी बने हैं उसमें सऊदी अरब का क्या रोल होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह है कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर मज़ीद अरब ममालिक को इसराइल के साथ जो है वो एग्रीमेंट करने के वो ख्वाह हैं। तो इन सारी चीज़ों के पेश नज़र आलमी मईशतों के अंदर एक सेंटीमेंट देखा जा रहा है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो दोस्ती हुई है इसके क्या सदेबाब, इसके क्या आगे कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, मगर अभी फ़िलहाल जो है वो पहली कमर्शियल फ़्लाइट इसराइल से जो है मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए आ जाएगी। तो ये सारी एक ख़त्े की सूरत हाल है जिसके बारे में भी कुछ प्रिडिक्ट करना बड़ा कबल अज़ वक्त होगा। ये तो आने वाले वक्तों के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से आलमी मईशतों के अंदर इसके असरात मरतब होते हैं। तो आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। FATF के ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है क्योंकि अक्टूबर तक की डेडलाइन पाकिस्तान को मिली हुई है। वहीं पर दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए कराची
कराची का भी एक चैलेंज सामने आ गया है। अब यहाँ पे कोई बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने ये नहीं है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियार है या फेडरेशन को इसमें इख्तियार नहीं है और सूबे जो है वो उसके अंदर सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। बात दरअसल ये है कि चाहे सूबे कर रहे हों चाहे वफाक कर रहे हों, अगर डेवलपमेंट फेज़ के अंदर मिल के काम किया जाए और एक मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया जाए, चाहे उसमें सूबे अपना रोल प्ले कर रहा हो वफाक अपना रोल प्ले कर रहा हो, तो सबको रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि बिल आखिर आपने जो रोल प्ले कर रहे हैं वो अवाम पाकिस्तान के लिए रोल प्ले कर रहे हैं, अवाम पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम अपने न्यूज़ चैनल के तवज्जुह से मौजूदा हुक्मरान के साथ, चाहे वो सूबाई हुक्मरान हो चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट हो, हम हर एक से ये एक रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि बखुदा कराची को जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर रखें और कराची के ऊपर जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर काम किया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान कराची में NDMA को एक जिम्मेदारी सौंपी गई और कराची से उन्होंने पानी का खात्मा करने के बाद उसके बाद कराची फिर वापस वैसी हो गया। तो इसके ऊपर सूबाई गवर्नमेंट भी अपना यकीनन काम कर रही है, वफाक भी अपना काम कर रहे हैं और साथ साथ NDMA को भी वफाक ने लगाया है। तो इसके बाद भी सूरत हाल को पूरे फुल कंट्रोल करने के लिए एक मेगा प्लान कराची के लिए तरतीब दिया जाए, ताकि कराची वालों के लिए जो एक काफ़ी अरसे से डिप्राइव्ड है काफ़ी चीज़ों से, आखिरी अगर हम देखें बात करें तो तकरीबन 20-22 साल हो गए कराची के अंदर बड़ी बदनस्मी सी सूरत हाल रही है। कभी जो है वो टारगेट किलिंग का सिनेरियो होता है, कभी इस तरीके की बारिशों का सिनेरियो के तहत कराची के लोग जो है वो मुतासिर होते रहते हैं। तो वफाक को इस वक्त बहुत सीरियस नोट्स पे सोचना होगा, क्योंकि कराची जो है वो फाइनेंशियल हब है। तमाम पाकिस्तान में रहने वाले, चाहे वो किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी रीजनल जगह से ताल्लुक़ रखते हों, कराची में सब ने अपने किरदार अदा किया है और सब कराची से मोहब्बत उतनी ही करते हैं कि जितना कराची पूरे पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। तो कराची चूँकि फाइनेंशियल हब भी है, तो उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कराची के ऊपर स्पेशल तवज्जो दी जाएगी गवर्नमेंट की जानिब से और कराची के जो भी मसाइल हैं उनको बर वक्त पूरा करने का अज़म गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करना होगा। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।